हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं हम उन्हें कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है चीज़ों को समझने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट 2 देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ घटनाएं और कुछ एक्ट और अधिनियम के बारे में बात की थी, उनकी विशेषताएं जानेंगे। अब इस वीडियो में भी हम और बाकी जो एक्ट और अधिनियम हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी विशेषताएं देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1853 के चार्टर अधिनियम तक की बात की थी। इसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह के कारण शासन की कई असंतोष नीतियां उजागर हो गई थीं। जैसे कि हमने 1853 के चार्टर अधिनियम में देखा था कि कंपनी को शासन के लिए किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता था। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण कंपनी को एक बहाना मिल गया था कि वो कंपनी के शासन को ब्रिटिश शासन की तरफ हस्तांतरित कर सके। यानी अब भारत में कंपनी के शासन की जगह क्राउन के शासन ने ले ली थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में हमने 1773 से 1858 के बीच में जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे उनके बारे में जाना था, उनकी विशेषताएं देखी थी। लेकिन 1773 से 1858 में कंपनी का शासन था, लेकिन अब भारत में कंपनी के शासन की जगह क्राउन के शासन ने ले ली थी। यानी इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे जो कि 1858 से 1947 के बीच में आए सारे अधिनियम की विशेषताएं बताएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। तो चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया था। यानी कि अब भारत से कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और पूरी बागडोर ब्रिटिश संसद को सौंप दी गई थी। भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। यानी पहले जो गवर्नर जनरल होते थे अब वो ना होकर पद का नाम बदला गया और वायसराय रखा गया और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर भारत में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में देखा था कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक करके नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल बनाए गए थे। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इस द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर नियंत्रक बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। एक नए पद का सृजन किया गया जो था भारत के राज सचिव, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसमें निहित होती थी और ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था जो कि एक सलाहकारी परिषद थी और इसका अध्यक्ष भारत का सचिव होता था। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों और कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी। अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम ने वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामांकित करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दिया था। मतलब अब कानून बनाने की प्रक्रिया में भी भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना शुरू कर दिया गया था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानसभा में मनोनीत किया था। इस अधिनियम ने विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, अर्थात बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्तियां प्रदान कर दी थीं। इसके पहले
जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां होती थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होती थी, लेकिन अब बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद स्थापित की गई थी। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता प्रदान की थी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से ज़्यादा विभाग का कार्यभार संभाल सकता था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जिसकी अवधि 6 महीने तक होती थी। यानी अब वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की सलाह के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था और इस अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। अब आता है 1865 के अधिनियम। 1865 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों और प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने एवं उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था। यानी कि जो भी प्रेसिडेंसी या प्रांत होते थे, अब उनकी सीमाओं को नियत किया जा सकता था और उन सीमाओं को परिवर्तित भी किया जा सकता था 1865 के अधिनियम के अधिकार के द्वारा। फिर आता है 1869 का अधिनियम, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी जो भारतीय विदेश में रह रहे होते थे उनके लिए भी कानून बनाया जाने लगा था 1869 के इस अधिनियम के द्वारा। फिर आया 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान था। इसी के अनुसरण में 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई समय निर्धारण नहीं किया गया था, उसे भंग करने का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया और उसी के तहत 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः भंग कर दिया गया। अब आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। यानी औपचारिक रूप से अब भारत सरकार का शासन ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और प्रांत के विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। हालांकि यहाँ पे बहुमत सरकारी सदस्यों का ही होता था, ये अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी होते थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। यानी इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांत के विधान परिषदों में, दोनों ही परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया, इसे निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कह दिया गया। वार्षिक आय या बजट का ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर दी गई, उन्हें बजट पर बहस करने का भी कार्य दिया गया और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले और भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो दोनों की सहमति से 1909 ईस्वी में नया अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार काफ़ी बढ़ा दिया गया था।
केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 कर दी गई थी, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इसकी कोई समान संख्या नहीं रखी गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। यहाँ पर केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया था, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दे दी गई थी। एक पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की गई। मतलब पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की थी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। वायसराय कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। यानी पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनने का प्रावधान किया गया था। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। विधायिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया। सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। यानी कि दोनों ही स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया था। इसके बाद आया भारतीय शासन अधिनियम 1919। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषित किया था कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसलिए उन्होंने 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया, जिसे 1921 में लागू किया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। यहाँ पे मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया गया और उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग कर दिया गया। यानी इन विषयों की सूची की पहचान की गई और राज्यों पर केंद्र नियंत्रण को कम कर दिया गया। यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार अवश्य दे दिया गया था, लेकिन सरकार का ढांचा अभी भी केंद्रीय और एकात्मक ही बना था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। यहाँ पर हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वे उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन दूसरी ओर था आरक्षित विषय, जिन विषयों पर गवर्नर कार्यकारी परिषद की सहायता से शासन करता था, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इस प्रकार शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीयता की शुरुआत की थी। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान अब राज्य परिषद यानी उच्च सदन और विधान सभा यानी निम्न सदन वाले दो सदनीय विधान मंडल ने ले ली थी। दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। ऐसा पहली बार हुआ था जब देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया था। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन बने और इन सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाना था। अधिनियम में यह भी आवश्यक था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय हों। यानी ये आवश्यक कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य होते थे, जिसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना जरूरी है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था। मतलब अब राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था।
भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ये था साइमन कमीशन 1927। 1919 के अधिनियम के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में एक नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। इनके द्वारा जो वैधानिक आयोग बनाया गया था, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए कई दलों ने इनका बहिष्कार किया था। आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई और उनके सुझावों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों की 3 सूचियां बनाई गईं: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, यानी कि अब द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया था, यानी राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्तता तरीके से इन क्षेत्रों में शासन का अधिकार दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी कर दी थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा जो द्वैत शासन प्रांतों में लागू किया गया था, अब उसे केंद्र में लागू कर दिया गया था, यानी केंद्र सरकार के विषयों को अब 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक संरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद जो उच्च सदन हुआ और केंद्र विधानसभा जो निम्न सदन हुआ। इन 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनवाद की शुरुआत की गई और ये 6 प्रांत थे: असम, बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत। भारत परिषद का अंत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत परिषद स्थापित की गई थी, अब उसे समाप्त कर दिया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया था, यानी दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अब अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को और विस्तारित कर दिया गया था। मतदान का विस्तार हुआ और लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार मिल गया। इस अधिनियम के द्वारा देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना का प्रावधान किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन यानी 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों का सृजन किया गया। भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी में शामिल हो सकती थीं। इसने वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियनों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया।
दोनों डोमिनियनों को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी थी। दो डोमिनियनों की संविधान सभा को नए संविधान का निर्माण व क्रियान्वयन होने तक अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद अब समाप्त कर दिया था और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज सचिव को हस्तांतरित कर दी थी। इस प्रकार 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो पार्ट में पढ़ा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं हमने यहाँ पर उन्हें डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस।